हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स के ऐसे 7 प्रश्नों की जिनका सबका आंसर है 0। आइए करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ गिवन वेव फ्रंट। तो आपको यह बात पता है कि एक वेव फ्रंट के सारे पॉइंट्स का फेज होता है सेम, तो फेज डिफरेंस आएगा 0। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट सोर्स लिया और आपने उसके कारण एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाया, तो इस स्फेरिकल वेव फ्रंट के हर पॉइंट का फेज सेम आएगा, तो फेज डिफरेंस 0 आएगा। इसका 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 कोई सा भी पॉइंट आप चुन ले, सबका फेज सेम ही आने वाला है। चलिए इस बात को मेंशन भी कर लेते हैं, वेव फ्रंट इज अ सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज। वेव फ्रंट के हर पॉइंट का फेज तो कांस्टेंट होता है, सेम ही होता है, तो फेज डिफरेंस आ गया 0। अगला सवाल, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स ऑफ द लाइट। तो इसको बनाते हैं। मान लीजिए कि ये कोई एक पॉइंट सोर्स था, इस पॉइंट सोर्स के लिए आपने स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाया, दिस वाज अ पॉइंट सोर्स। अब हाइगन्स थ्योरी ये कहती है कि स्फेरिकल वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेगा, लेकिन लाइट के केस में इसमें जो वेव फ्रंट बनेंगे वो केवल आगे की तरफ बनेंगे, क्योंकि लाइट बैकवर्ड प्रोपगेट नहीं करती है। तो जो बैकवर्ड वाली वेवलेट्स, अगर आपसे कोई पूछे कि उनका एम्पलीट्यूड कितना होगा, लाइट बैकवर्ड प्रोपगेट ही नहीं करती, तो उनका एम्पलीट्यूड लेना होगा 0। अगला, what is the value of the phase difference and the path difference between the waves for constructive interference। इस सवाल के कई सारे जवाब हो सकते हैं, उनमें से एक पॉसिबल जवाब है 0। जब फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस 0 होता है तो वेव्स के बीच में हो जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और क्या क्या आंसर्स पॉसिबल हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वेव्स हैं जिनका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी तो इक्वल दे रखी है और यहां पर हो रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्वेश्चन में पूछा गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड द इंटेंसिटी। ऑब्वियस सी बात है, आंसर तो 0 ही आना है, पर फिर भी इसको एक बार फॉर्मली अपन प्रूव कर लेते हैं। तो अगर आप एम्पलीट्यूड की बातचीत करें तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, A इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, और ये सब आता है अंडर द रूट। दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल दे रखा था, तो A1 A2 की जगह मैं A0 रख देता हूं। A1 की जगह भी रख दिया A0, A2 की जगह भी रख दिया A0 प्लस 2A0 A0 cos फाई। चूंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो फाई में ले रहा हूं पाई रेडियन, तो यहां रखा पाई। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां अपने पास है A0 स्क्वायर प्लस A0 स्क्वायर, ये वाला मिलके 2A0 स्क्वायर कॉस पाई, इसकी वैल्यू आती है -1, तो यहां बचेगा 2A0 स्क्वायर। तो ये सब तो सॉर्ट आउट होके हो गया फिर 0, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा 0। अच्छा, इंटेंसिटी की अगर बात करें तो हमें एक बात पता है कि जो इंटेंसिटी है that is proportional to the amplitude square। अब जब एम्पलीट्यूड ही 0 आ गया है तो फिर इंटेंसिटी भी क्या आनी है, 0। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लैक फ्रिंजेस फॉर्म्ड इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आंसर तो 0 है, एक फॉर्मूले से इस बात को प्रूव कर लेते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप ये लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। अब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम दोनों स्लिट से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी सेम मानते हैं, तो उनको I0 मान लेते हैं। दिस इज इक्वल टू I0 प्लस 2 रूट I0 और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो फेज डिफरेंस लेना है पाई रेडियन। सिंप्लीफाई किया इस बात को तो यहां आ गया आपके पास 2I0 और यहां बचा 2I0 नेगेटिव का, इधर से I0 बना और इधर से बना -1। ये सॉल्व होके
0 आता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द इंक्रीज और द लॉस ऑफ द टोटल एनर्जी इन केस ऑफ इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन? तो इसका जवाब है 0। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों में ही एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। जहां डार्क बैंड बन रहे हैं वहां की एनर्जी ब्राइट वाले बैंड में चली गई है, एनर्जी का लॉस नहीं होता है या एनर्जी का गेन भी नहीं होता है। इन टोटल जितनी एनर्जी सिस्टम की थी वही रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। आखिरी क्वेश्चन, फॉर मैक्सिमम आउटपुट इंटेंसिटी स्पेसिफाई द एंगल बिटवीन द पोलराइजर एंड द एनालाइजर। मान लीजिए कि आपके पास यहां एक लाइट का सोर्स है, इससे जो लाइट निकली है वो अनपोलराइज्ड लाइट है। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस रैंडम डायरेक्शंस में इधर उधर सब तरफ हैं, तो इसको आपने नाम दे दिया अनपोलराइज्ड लाइट। इसके आगे आपने एक पोलराइजर रखा जिसको आपने नाम दे दिया मान लीजिए P1। ये एक पोलराइजर है। और इससे आगे आपने एक एनालाइजर रखा जिसको नाम दिया आपने P2, एनालाइजर। अब मेल्स लॉ ये कहता है कि अगर यहां लाइट की इंटेंसिटी I0 है तो इधर लाइट की इंटेंसिटी जो ऑब्जर्वर को मिलेगी वो होगी I0 cos स्क्वायर थीटा। यहां ऑब्जर्वर मान लिया आपने। थीटा इज द एंगल बिटवीन P1 एंड P2। अब ये इंटेंसिटी मैक्सिमाइज कराने के लिए ये फंक्शन मैक्सिमाइज होना चाहिए और ये फंक्शन मैक्सिमाइज होने के लिए थीटा होना चाहिए 0 डिग्री। तब कॉस थीटा की या कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम विच इज 1। तो थीटा 0 डिग्री लेने पर आपको आंसर मिलेगा मैक्सिमम। तो हियर इज द आंसर 0 डिग्री। I hope you liked the video. If you have any doubt, please post it in the comment box. Stay awesome.